हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे द क्वांटम मैकेनिक्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम मैकेनिक्स का क्या रोल है, इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज साई, द वेव फंक्शन, स्क्रोडिंगर इक्वेशन। तो इसका जो कंफ्यूजन पार्ट है, विल डिस्कस अबाउट दैट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वांटम थ्योरी जो है, व्हाट इज़ क्वांटम थ्योरी, क्यों क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इट। ओके, तो देखिए, नॉर्मली जब आप डे टू डे लाइफ में किसी भी मोशन को स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल मूविंग कार, मूविंग ऑब्जेक्ट और एनीथिंग, तो उसकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सी इक्वेशंस यूज़ करते हो? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, राइट। काइनेमेटिक्स में जो आप इक्वेशंस पढ़ रहे हो, उन इक्वेशंस को यूज़ करके वी फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, द वेलोसिटी, द एक्सेलरेशन। ओके, यूजिंग न्यूटन लॉ वी फाइंड आउट द फोर्स एट्सेट्रा। तो देखिए, द न्यूटन्स मैकेनिक्स इज कॉल्ड द क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, तो न्यूटन की मैकेनिक्स को यूज करके आप डे टू डे लाइफ में जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, मींस बिगर बॉडीज, ओके, तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए आप मोशन को डिफाइन कर सकते हो, उसकी पोजीशन, उसका मोमेंटम, उसकी एक्सेलरेशन, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जा सकता है यूजिंग न्यूटोनियन मैकेनिक्स। बट साइंटिस्ट ने पॉइंट आउट किया कि जब आप सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम कर रहे हो, इट मीन्स व्हेन यू आर डीलिंग विद द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इतने छोटे पार्टिकल्स के साथ, तो इन पार्टिकल्स के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल होती है। ठीक है, कि अगर आप इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिफाइन करोगे यूजिंग न्यूटन्स लॉ, कि उससे आपने उसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट की है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, तो उसमें एरर ज़रूर आएंगे। ओके, तो इसका मतलब था कि सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे न्यूटन्स मैकेनिक्स इज नॉट वैलिड, तो हमें एक नई मैकेनिक्स चाहिए। तो दिस इज व्हाई द न्यू मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड एंड दिस वाज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट से डेवलप हुई है। एंड दैट कॉन्सेप्ट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी इन पैकेट्स। कि एनर्जी जो है कॉन्टिन्यूस नहीं है। जब आप एक बल्ब की तरफ देखते हो, तो बल्ब से जो लाइट आ रही है, तो लाइट जो है इट इज़ नॉट ए कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो एनर्जी है, ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में फ्लो कर रही है, और वो छोटे पैकेट्स कॉन्टिन्यूस फ्लो कर रहे हैं, इसीलिए हमें डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं लगती। हमें लगता है कि एनर्जी जो आ रही है ये कॉन्टिन्यूसली आ रही है बल्ब से। ओके, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटा, उसको फर्दर जब रिफाइन किया गया और उसमें थ्योरीज ऐड की गई, तो फाइनली वी फाउंड द क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रम। जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो हम क्या होता है, आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लोगे वो डिफरेंट होगा, हीलियम का लोगे डिफरेंट होगा। हर एक एलिमेंट का स्पेक्ट्रम जो है दैट इज यूनिक। किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम सेम नहीं हो सकते, इसीलिए स्पेक्ट्रम आर ऑल्सो कॉल्ड फिंगरप्रिंट्स ऑफ द एलिमेंट्स। कि किसी भी एलिमेंट को आप उसके एटॉमिक स्पेक्ट्रा से आइडेंटिफाई कर सकते हो। चाहे हाइड्रोजन में लैब में प्रिपेयर करूं, चाहे मैं एटमॉस्फेरिक गैस से हाइड्रोजन लूं, चाहे मैं किसी और सोर्स से लूं, वाटर को ब्रेक करके लूं, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो हमेशा सेम ही आएगा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा आर यूनिक फॉर द एलिमेंट्स। तो जब हम स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करते हैं, तो स्पेक्ट्रा में क्या एक्सप्लेन करना है, हमें ये एक्सप्लेन करना होता है कि अगर ये 4 या 5 कलर की लाइंस आ रही हैं, तो ये 4-5 ही क्यों आ रही हैं, और इसका कलर इतना ही क्यों है। तो दैट इज हाउ वी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम। तो देखिए, उसको एक्सप्लेन करने में जब हम ट्राई करते हैं, तो व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम इज एक्सप्लेन्ड, इट इज if it is supposed that the emission of radiation takes place when an electron makes a transition from a state of energy minus hcr divided by n2 square to a state of energy minus hcr divided by n1 square। इसका मतलब है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इनिशियली इस एनर्जी में है, और यहाँ से ये फाइनली जा रहा है इस एनर्जी में। ओके, तो इन दोनों एनर्जी स्टेट्स के बीच में जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन।
तो जो डिफरेंस इन एनर्जीज आएगा दिस विल बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि हमें पता है कि दो स्टेट्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एच न्यू, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो देखिए जब लोअर लेवल से हायर लेवल में जाता है तो एनर्जी गेन करता है, तो जो एनर्जी गेन करता है वो एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में होती है, उस रेडिएशन की ये फ्रीक्वेंसी होती है। और जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा तब क्या होगा, एनर्जी लूज करेगा तो इसी फ्रीक्वेंसी की रेज एमिट करेगा, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो डेल्टा ई आ गया एच सी बाय लैम्डा। तो यहाँ से अगर हम डिफरेंस लें डेल्टा ई को, इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस लेंगे तो माइनस साइन की वजह से फाइनली इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, एच सी आर इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वेयर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, दिस टर्म इज कॉल्ड डेल्टा ई। ओके, तो यहां से हमारे पास आता है फॉर्मूला द वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वेयर। तो देखिए जो एन वन है ये कौन सी एनर्जी लेवल है, एन वन इज द लोअर एनर्जी लेवल, ओके, एंड एन टू इज द हायर एनर्जी लेवल। इसका मतलब है कि अगर सपोज ट्रांजिशन 5 से 2 में आ रहा है तो आपने जो हायर वैल्यू ऑफ 5 उसको n2 पुट करना है और जो लोअर वैल्यू है 2 उसको n1 पुट करना है। तो n1 इज ऑलवेज द लोअर वैल्यू ऑफ n, n2 इज ऑलवेज द हायर वैल्यू ऑफ n। तो 1 अपॉन लैम्डा का फॉर्मूला आ गया, r वी नो दैट इट इज अ रिडबर्ग कांस्टेंट। तो यहाँ से हमने पढ़ा है कि जब किसी भी हायर लेवल से n इज इक्वल टू 1 में जंप करता है तो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जब हायर लेवल से n इज इक्वल टू 2 में जंप करता है तो विजिबल रेज आती हैं, और जब हायर लेवल से 3 में जंप करेगा या 4 में जंप करेगा देन वी गेट इंफ्रारेड रेज। तो देखिए हायर लेवल का मतलब क्या हुआ, जब आप अल्ट्रावायलेट को स्टडी कर रहे हो तो n इज इक्वल टू 1 के लिए हायर लेवल्स कौन से होते हैं, 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। तो 1 से बड़ी जो भी वैल्यूज हैं दोज आर ऑल हायर लेवल्स फॉर दिस n इज इक्वल टू 1। वैसे 2 के लिए हायर लेवल्स क्या होंगे, 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो वैसे 3 और 4 के लिए इनसे सारे बड़ी वैल्यूज। तो देखिए फर्स्ट को बोलते हैं हम लाइमन सीरीज, जब हायर वैल्यू से n इज इक्वल टू 1 में आता है तो लाइमन सीरीज की लाइंस आती हैं, हायर वैल्यू से नंबर n इज इक्वल टू 2 पे आता है तो बाल्मर सीरीज आती है दैट इज कॉल्ड विजिबल, और हायर से 3 में आएगा तो पास्चन, 4 में आएगा तो ब्रैकेट, देन 5 में आता तो पी फंड, ओके अकॉर्डिंगली। तो देखिए अगर हम एक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ n इज इक्वल टू 1, सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट। तो हमेशा याद रखो कि n इज इक्वल टू 1 इज ऑलवेज द ग्राउंड स्टेट। तो अगर आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बताया गया है तो इट मीन्स इट इज n इज इक्वल टू 2, क्योंकि 1 के लिए इमीडिएटली जो नेक्स्ट हायर लेवल है दैट इज 2, तो 2 इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, उससे नेक्स्ट लेवल क्या होगा, 3 होगा। तो 3 हो गया सेकंड एक्साइटेड स्टेट, 4 हो गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट, वैसे ही अप टू n इज इक्वल टू इन्फिनिटी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को फोकस करते हैं तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इट मीन्स ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो है मिनिमम है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में है इसका मतलब है कि वो ग्राउंड स्टेट में है। तो अगर क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि द इलेक्ट्रॉन इज इन इट्स मिनिमम एनर्जी लेवल, इट मीन्स वो n इज इक्वल टू 1 में है, ओके। अब जैसे ही वो एनर्जी गेन करेगा वो एक्साइट होगा, एक्साइट होके या तो 1 में जाएगा, आई मीन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, या सेकंड में जाएगा, या किसी भी लेवल पे जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है दोनों के बीच की एनर्जी डिफरेंस पे। सपोज n इज इक्वल टू 1 और 2 का एनर्जी डिफरेंस 10 का है। अब 10 का अगर एनर्जी डिफरेंस है और आप इलेक्ट्रॉन को 10 की ही एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो वो 10 एनर्जी गेन करके n इज इक्वल टू 2 में चला जाएगा, ओके। अब अगर आप बोलते हो कि हम जो फोटोन प्रोवाइड कर रहे हैं दैट फोटोन हैज अ एनर्जी वैल्यू ऑफ 5, तो 5 की एनर्जी वैल्यू होने से आप ये नहीं बोल सकते कि वो 2 फोटोन गेन कर लेगा और 2 फोटोन गेन करके 10 एनर्जी मिल जाएगी और 10 एनर्जी मिल के वो फाइनली जंप कर लेगा n इज इक्वल टू 2 पे। क्यों ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज हम ये बोल रहे हैं कि ये जो डेल्टा ई है दिस इज एच सी बाय
लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा जो है ये एक फोटोन की एनर्जी वैल्यू है। ओके, हम ये नहीं बोलते कि 2 फोटोन गेन करेगा, एक टाइम एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को गेन करता है या एक ही फोटोन को लूज करता है। ओके, तो जब ये 10 एनर्जी का फोटोन उसको मिलेगा तो वो गेन करेगा। अब अगर आप बोलते हो कि 10 से ज़्यादा एनर्जी का फोटोन उसको मिलता है तो क्या होगा? सपोज 12 एनर्जी का फोटोन हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो गेन करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट है 10 की। आप जो फोटोन दे रहे हो दैट इज एच सी बाय लेमडा, इसकी वैल्यू 12 आ रही है, तो 12 की एनर्जी तो गेन करनी चाहिए क्योंकि रिक्वायरमेंट 10 की और आपको उससे ज़्यादा मिल रहा है। बट अब ये देखिए, अगर वो 12 की एनर्जी गेन करता है तो पहले जब वो 10 एनर्जी गेन कर रहा था तो यहाँ उसकी एनर्जी कितनी थी? इनिशियल एनर्जी प्लस 10। अब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इनिशियल एनर्जी प्लस 12। इसका मतलब कि एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? कि आप एक्स्ट्रा जो एनर्जी गेन कर रहे हो इस पे। इसका मतलब इस स्टेट की जो एनर्जी है एक्साइटेड स्टेट की वो कांस्टेंट तो नहीं है। अब अगर ये एनर्जी लेवल कांस्टेंट नहीं हो तो ये क्वांटाइज्ड तो हो नहीं सकता। अब बोहर ने जो डिफाइन किया था कि ऑल द एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है कि हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। अगर इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी E1 है तो ये फिक्स वैल्यू है, ये चेंज नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अगर हम देखें E0 प्लस 12 या E0 प्लस 10 तो ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर 10 का डिफरेंस है तो आपको ऐसा फोटोन चाहिए जिसकी एनर्जी 10 की ही हो। अगर 10 से ज़्यादा होगा तब भी इलेक्ट्रॉन उसको गेन करके जंप नहीं करेगा, 10 से कम होगा तब भी गेन करके जंप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या किसी भी स्टेट की एनर्जी फिक्स होती है। तो जो डिफरेंस है आपको उतनी ही एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तब भी नहीं, कम होगी तब भी नहीं। ओके, तो ये कंफर्म हो गया कि इतनी एनर्जी मिलेगी तो वो जंप करेगा। ओके, तो देखिए अब इसमें एक और चीज़ अगर आप नोटिस करोगे इस पर्टिकुलर डायग्राम में, तो 1 और 2 के बीच का जो गैप मैंने ड्रॉ किया है ये काफ़ी ज़्यादा है। 2 और 3 के बीच का जो एनर्जी गैप है, देखिए एनर्जी इंक्रीज कर रही है ना, तो मीन्स ये जो गैप है ये 1 और 2 से कम है। 3 और 4 का एनर्जी गैप और भी कम है, 4 5 का और भी कम है, 5 6 और कम, इस तरह से अप टू इन्फिनिटी चीज़ जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि E1 माइनस E2 इज ग्रेटर देन E2 माइनस E3। ओके, या इसका मॉड ले सकते हैं बिकॉज E1 इज लोअर वैल्यू, E2 इज हायर वैल्यू, so you can take the positive values। तो you can write down that E2 माइनस E1 का जो एनर्जी डिफरेंस है ये E3 माइनस E2 से बड़ा है। इट मीन सब्सिक्वेंटली जब आप जा रहे हो तो दो कंजिक्यूटिव स्टेट्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है ये डिक्रीज हो रहा है। ओके, दिस इज वर्थ नोटिंग कि एनर्जी डिफरेंस जो है वो धीरे धीरे जब आप मूव करते हो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट इज एज वी गो along the higher values of n, the energy difference between the consecutive levels or states starts decreasing। okay? तो देखिए अब इसके अकॉर्डिंग हमने स्पेक्ट्रम ये डिफाइन कर दिया। अब लैम्डा आप कैलकुलेट कर लोगे। अब मैं बोलता हूँ कि n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो क्या वेवलेंथ आएगी? तो वी कैन पुट हायर वैल्यू यहाँ पे n2 4 पुट कर दिया, n1 को 2 पुट कर दिया, लैम्डा आ जाएगा, r की वैल्यू नोन है, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? टू कैलकुलेट द मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ्स। ठीक है, अगर आपको वो क्लियर हो जाएगा देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट इट विदाउट मच कैलकुलेशन। ओके, सो आई विल जस्ट इरेज दिस वन। ओके, देखिए तो अब अगर हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम, तो यहाँ पर दिस वैल्यू ऑफ एनर्जी अगर हम लिखते हैं तो एच सी बाय लैम्डा, अगर एनर्जी एच सी बाय लैम्डा है तो डेल्टा ई बी क्या होगा? एच सी बाय लैम्डा होगा, तो इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जब अब दो एनर्जी स्टेट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एनर्जी की जो डिफरेंस
की वैल्यू आएगी दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. तो हायर द एनर्जी डिफरेंस स्मॉलर द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लेसर द एनर्जी डिफरेंस लार्जर द वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो देखिए अब अगर हम देखें तो लैम्डा मैक्सिमम अगर कैलकुलेट करना है दैट मीन्स द लार्जर वैल्यू, तो एनर्जी डिफरेंस कैसा होना चाहिए, मिनिमम एनर्जी डिफरेंस. और अगर मिनिमम लैम्डा चाहिए तो मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस. ओके, तो क्वेश्चन में लिखता हूं कि बाल्मर सीरीज के लिए लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट करना है अपने. तो देखिए बाल्मर सीरीज का मतलब है कि किसी भी n इज ग्रेटर देन 2 से n इज इक्वल टू 2 पे जंप करेगा. ओके, तो अगर हम n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते हैं, दिस इज 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी. तो देखिए लैम्डा मैक्स के लिए क्या चाहिए था, मिनिमम एनर्जी डिफरेंस. तो अगर आप 2 से स्टार्ट करते हो तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस किसके साथ आएगा, 3 के साथ, क्योंकि 2 के इमीडिएटली बाद 3 है. अगर आप 4 पे जाओगे तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ रहा है क्योंकि ऊपर जाते जाते एनर्जीज इंक्रीज कर रही हैं. तो मिनिमम डिफरेंस तो इन्हीं 2 के बीच में आएगा. तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस का मतलब हो गया आपको लैम्डा मैक्सिमम के लिए n2 को पुट करना है 3, n1 को पुट करना है 2. तो फाइनली 1 अपॉन लैम्डा विल बी r 1 अपॉन n1 स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर. और लैम्डा मिनिमम कैसे निकलेगा, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस. तो 2 के लिए जो मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस है वो कब आएगा, देखिए 2 और 3 का मिनिमम होगा, 4 का उससे बड़ा होगा, 5 का उससे बड़ा होगा. अगर आप इन्फिनिटी और 2 के बीच का एनर्जी डिफरेंस लेंगे तो ये मैक्सिमम होगा, इससे बड़ा एनर्जी डिफरेंस तो नहीं आ सकता. तो मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस का मतलब हो गया n इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू 2 पे जंप कर रहा है इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि हम बाल्मर सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं. तो मिनिमम के लिए क्या आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर. ओके, तो ये आ गया लैम्डा मैक्स, ये आ गया लैम्डा मिनिमम. तो वैसे लाइमन सीरीज के लिए होगा तो ये जो n की वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा. तो अकॉर्डिंगली आप इजीली लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, दिस इज क्लियर. मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस मिनिमम लैम्डा, मिनिमम एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा. देखिए नेक्स्ट थिंग इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. कि जब आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट करते हो तो हमने बुक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होता है n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ आपको कि 6 एनर्जी लेवल से 3rd एनर्जी लेवल तक जंप कर रहा है, ओके, या सेकंड में 6 एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू 1 पे जंप कर रहा है. तो इन दोनों के लिए आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करनी है. तो क्या करोगे आप, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करोगे n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2. अब देखिए फर्स्ट केस में एक 6 नंबर आ रहा है और एक 3 आ रहा है, तो n को 6 पुट करोगे या 3 पुट करोगे, कंफ्यूजन है. अब देखिए जिन्होंने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा और इसका नेक्स्ट फॉर्मूला भी पढ़ा होगा उनको पता लग जाएगा कि दिस इज अ मिस्टेक. ओके, तो इसके लिए आपको बता देता हूं कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर ट्रांजिशंस टू ग्राउंड स्टेट. कि जब आप ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन होगी इट मीन्स n इज इक्वल टू एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू से जा रहा है वो n इज इक्वल टू 1 पे. तो 6 से जाए 1 पे, 7 से जाए, 4 से जाए, 3 से जाए, किसी से भी, मीन्स फाइनली वो 1 पे ही जाना चाहिए. तो आप यहाँ n की वैल्यू पुट करोगे जो हायर वैल्यू है. ओके, तो 6 से 1 के लिए जाना है, अगर 6 से 1 के लिए
तो पुट कर सकता हूँ मैं 6 इंटू 6 - 1 डिवाइड बाई 2, 15 लाइन्स, तो 15 स्पेक्ट्रल लाइन्स आएंगी। अब अगर 6 से 3 में जाना है तो इसके लिए एक एडवांस फॉर्मूला होता है, उसमें n1 क्या होता है एक वैल्यू और एक n2 की वैल्यू होती है। बट देखिए जितने ज़्यादा फॉर्मूले आप याद करोगे एग्जाम के लिए उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको फॉर्मूला भूल जाएगा, क्योंकि जिस फॉर्मूला को आप डे टू डे प्रैक्टिस नहीं करते, यूज़ नहीं करते, वो फॉर्मूलाज आपको एग्जाम में कभी याद नहीं रहेंगे, और उनको यूज़ करना इज़ ए रिस्क, क्योंकि आपको क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसमें आपको मैं बिल्कुल सिंपल एक मेथड बताता हूँ। देखिए 6 से आ रहा है, तो 6 से कहाँ कहाँ तक लाइंस आ सकती हैं, लोअर लेवल्स पे। 6 से ऊपर तो जाएगा नहीं, जब ट्रांजिशन होगी तो नीचे ही आएगा। तो 6 से 5 पे आ सकता है, 4 पे भी आ सकता है, 3 पे भी आ सकता है, ठीक है। तो हम थर्ड लेवल से नीचे नहीं जा रहे हैं, हम 6 से थर्ड तक ही आ रहे हैं। तो 6 से जो लाइंस आई वो 5 पे गई, 4 पे गई, 3 पे गई। अब जो 5 पे लाइन आई है ये फर्दर 4 पे ड्रॉप कर सकती है, फिर से 3 पे भी ड्रॉप कर सकती है, ओके। देन 4 पे जो लाइन है ये फिर 3 पे ड्रॉप कर सकती है। तो आपने क्या करना है, जो भी हायर वैल्यू है उससे सारे लोअर लेवल्स तक लाइंस ड्रॉ करनी है। जैसे 6 से आ गया 5 4 3, फिर नेक्स्ट जो हायर वैल्यू बची है इससे लोअर वैल्यू तक, तो लास्ट जो वैल्यू हमारी 3 पे है तो 3 पे रुक जाना है। तो 5 से 4 3, 4 से 3, तो ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएंगी, 6 लाइंस, ठीक है। तो जब n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 3 पे ट्रांजिशन हो रही है तो वी गेट 6 लाइंस। अब अगर 6 से 2 पे जा रहा है तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और फिर 3 से भी एक 2 आ जाएगा। तो 4 7 8 9 10, तो यहाँ आ जाएंगी 10 लाइंस। तो इस कॉन्सेप्ट को आप किसी भी केस में अप्लाई करते हो, यू विल गेट करेक्ट आंसर। तो फॉर्मूला ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अप्लाई द बेसिक। इसको आप भूलने के भी आपके चांसेस बहुत कम है कि आप इसको भूल जाओगे, और दिस विल गिव यू एग्जैक्ट आंसर इन एनी केस, ठीक है। तो अब तक हमने देख लिया कि लैम्डा मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करना है, मिनिमम कैसे कैलकुलेट करना है, एंड हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन एनी ट्रांजिशन। तो ये बेसिक हमारा क्लियर हो गया क्वांटम का। अब हम मूव कर सकते हैं टुवर्ड द क्वांटम थ्योरी, ओके ओके। सो वी रिज्यूम एट द स्क्रोडिंगर इक्वेशन। देखिए, स्क्रोडिंगर formulated an equation that took account of the wave particle duality and accounted for the motion of electron in the atoms। कि स्क्रोडिंगर ने एक ऐसी इक्वेशन बनाई जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को एज अ वेव भी ट्रीट कर रहे हैं, एज अ पार्टिकल भी ट्रीट कर रहे हैं। तो डुअलिटी का जो प्रिंसिपल है वो भी इसके लिए वैलिड है, एंड इट अकाउंट्स फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब आप कोई वेव को पढ़ते हैं, जैसे अगर +2 के स्टूडेंट्स हैं तो +2 के स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी वेव पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो जब भी हम किसी वेव को डिफाइन करते हैं तो वेव के लिए एक वेव इक्वेशन लिखते हैं हम, ओके, a cos ओमेगा t इस तरह से। तो जब भी एक वेव की मोशन को आपने डिफाइन करना होता है कि वो वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, किस स्पीड से जा रही है, ओके, उसका फेज डिफरेंस क्या है, तो सारी चीज़ें एक इक्वेशन एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी क्या एक्सप्लेन करता है, स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन की एक पर्टिकुलर y की पोजीशन पे x की पोजीशन क्या होगी ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। तो स्ट्रेट लाइन की जो पूरी की पूरी बिहेवियर है कि किस पॉइंट पे उसकी वैल्यू कैसी है, उसकी स्लोप कैसी है, ये सब कुछ आपको कौन बता रहा है, उसकी इक्वेशन। वैसे अगर आप पैराबोला को डिफाइन करते हो, हाइपरबोला को डिफाइन करते हो, तो उसकी इक्वेशन उनको डिफाइन कर रही है। तो आप x और y की वैल्यूज पुट करो तो आपको पैराबोले का शेप पता लग जाएगा, किस पोजीशन पे उसका x पॉइंट कहाँ है, y कहाँ है, वो आपको पता लगता है। तो कोई भी इक्वेशन क्या करती है, उस सिस्टम को डिफाइन करती है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं तो उस मोशन को डिफाइन करने के लिए हमने एक इक्वेशन बना दी। तो ही इंट्रोड्यूस द वेव फंक्शन साई। तो देखिए साई क्या होता है, इट इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन का मतलब है ये सिर्फ मैथ है, इट इज़, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ओके। तो ये क्या करता है कि x y z हमने पोजीशन ले ली कि इलेक्ट्रॉन जब स्पेस में है
तो उसकी पोजीशन को तीनों कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन करोगे आप, उसके लिए एक्स वाई जेड तीनों पॉइंट डिफाइन करोगे। तो जब एक्स की पोजीशन को आपने एक्स वाई जेड में डिफाइन किया और उसके लिए आपने फिर एक फंक्शन लिखा, वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन उसके मोशन को बता रहा है कि अभी उसका एक्स इतना था, वाई इतना था, जेड इतना था। थोड़ी देर बाद क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है तो उसका एक्स अब ये चेंज होके ये आ गया, वाई चेंज होके इतना आ गया, जेड इतना आ गया। तो कॉन्टिन्यूसली उसके मोशन जो चेंज हो रहा है, उस मोशन के जो ग्राफ है, वो मोशन उसका स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, उसका पैराबोलिक हो सकता है, उसका 3 डायमेंशन मोशन होगा। तो जब पैराबोलिक की एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, तो जो इलेक्ट्रॉन का मोशन, ये 3D डायमेंशन में जो मोशन है, इसके लिए भी इक्वेशन आएगी एक। उसी इक्वेशन को हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 1 डायमेंशनल मोशन के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो दिस इज द इक्वेशन। अगर मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो एक्स एक्सिस में वो कैसे मूव करेगा, उसके मोशन को जो डिफाइन करेगी इक्वेशन, दैट इज दिस इक्वेशन। तो ये देखिए यहाँ डी स्क्वेयर साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर लिया हमने, सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वाई और जेड में मूव नहीं कर रहा, इट इज़ अ 1 डायमेंशनल मोशन। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूशन, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी से आता है, ये पार्ट उसकी पोटेंशियल एनर्जी से आता है, एंड दिस इज कॉल्ड टोटल एनर्जी। ओके, तो नाउ वी कैन से कि साई it is a mathematical function of the position coordinates and it describes the behavior of an electron, कि इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेगा, किस तरह से मूव करेगा, नहीं करेगा, उसकी वेलोसिटीज़ क्या होंगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, ये सब कुछ आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके पता चल जाता है। ओके, तो देखिए अब बोहर मॉडल में जब आपने पढ़ा था तो आपने पढ़ा कि सेंटर यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का फर्स्ट स्टेट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। तो जब मैंने इनको ड्रॉ किया है तो देखिए यहाँ पे कि जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, बिकॉज nth रेडियस इज इक्वल टू n स्क्वेयर ए नॉट। तो जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे n स्क्वेयर बढ़ता जाएगा। तो जो r1 है ये ए नॉट होगा, r2 4 ए नॉट, r3 9 ए नॉट। तो जो डिस्टेंसेस हैं ऑर्बिट्स के, ये लगातार इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा कि बोहर ने कहा कि हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, मतलब अगर n इज इक्वल टू 2 की एनर्जी E2 है तो ये E2 ही रहेगी। इस इलेक्ट्रॉन को अगर इस सेकंड ऑर्बिट में रहना है तो इसके पास इतनी ही एनर्जी होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो इसका मतलब हो गया कि ओनली फ्यू सर्टन वैल्यूज ऑफ एनर्जीज आर अलाउड, कि E2 से थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी जो वो अलाउड नहीं है, थोड़ी सी कम वो भी अलाउड नहीं है, मतलब एक फिक्स वैल्यू अलाउड है। E3 पे मतलब n इज इक्वल टू 3 पे E3 एनर्जी अलाउड होगी, यहाँ पर E4। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से किसी भी एनर्जी में नहीं जा सकता, उसको किस एनर्जी स्टेट में रहना है दैट इज फिक्स्ड। और ये फिक्स कौन करता है, ये फिक्स करता है स्क्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, देखिए कैसे फिक्स करता है। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आते हैं, तो आप बोलोगे 2 सॉल्यूशन आते हैं। तो 2 सॉल्यूशन आते हैं तो क्या हमेशा ऐसा होता है कि दोनों के दोनों सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होते हैं या करेक्ट होते हैं? ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हम ये बोलते हैं कि सिंस x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आपके 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव सॉल्यूशन को हम डिस्कार्ड करते हैं बिकॉज ये करेक्ट नहीं हो सकता। तो 2 सॉल्यूशन में से आपने एक को नेग्लेक्ट कर दिया और दूसरे को मेन सॉल्यूशन बता दिया। तो वैसे ही जब हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन को, ये एक इक्वेशन है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके सॉल्यूशन आएगा। इसका जब सॉल्यूशन आएगा तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आते हैं, ये भी किस तरह से है, डबल डिफरेंशियल है, इसके भी मल्टीपल सॉल्यूशन आएंगे। तो सपोज कि इसके 3 सॉल्यूशन आ गए, E1 E2 E3 या सपोज E4, 4 सॉल्यूशंस आपके आगे इसका आप स्क्रोडिंगर इक्वेशन को जब सॉल्व किया, तो जब इसको सॉल्व करते हो ये जो सॉल्यूशन आते हैं ये पर्टिकुलर एनर्जीज की वैल्यू आती हैं। ठीक है, जो 4 सॉल्यूशंस हैं ये बेसिकली 4 एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सपोज मैं बोलता हूं कि E3 और E1 ये 2 जो एनर्जी की वैल्यू हैं ये हमारे कुछ पैरामीटर्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसलिए हम इन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि चारों के चारों
जो सॉल्यूशन है ज़रूरी नहीं है वो एक्सेप्टेबल हो या वो वैलिड हो। तो अगर E1 और E3 वैलिड नहीं है, उसकी रिस्ट्रिक्शंस क्या है वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो उसके बाद हमने बताया कि E1 और E3 वैलिड नहीं है, तो मतलब अब वैलिड कौन कौन से बचे, सिर्फ E2 और E4। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर होगा कि वो इलेक्ट्रॉन या तो E2 में रह सकता है या E4 में रह सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन अभी E2 में रहेगा और अगर जंप करना होगा तो वो E4 में जाएगा, 3 में जा नहीं सकता, क्योंकि 3 उसके लिए एक्सेप्टेबल एनर्जी की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी स्टेट में रहेगा, कहाँ जंप करके जाएगा, ये सब डिपेंड करता है कि स्क्रोडिंगर की इक्वेशन को सॉल्व करके जो एनर्जी की वैल्यूज़ आ रही हैं वो वैल्यूज़ किन किन लेवल पे इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए अलाउ करती हैं। तो यहाँ पर एनर्जी अलाउ कर रही है कि आप E2 एनर्जी लेवल में रह लो या E4 में रह लो, 3 और 1 में अलाउड नहीं है और बाकी किसी भी एनर्जी लेवल में भी अलाउड नहीं है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ओनली फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस, देखिए सॉल्यूशन 4 थे बट फिजिकली एक्सेप्टेबल कितने हुए, 2। तो जो 2 सॉल्यूशन हैं दे एग्जिस्ट ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ एनर्जी, क्योंकि 2 ही एनर्जी की वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, की एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। आप रैंडमली कोई भी एनर्जी असाइन नहीं कर सकते कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया वहाँ रख दिया इस एनर्जी में। उसके लिए जो एनर्जी है इट इज स्पेसिफाइड, इट इज क्वांटाइज्ड। ओके, तो ब्रीफली एक बार इसको समराइज कर देता हूँ कि स्क्रोडिंगर इक्वेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसकी रियलिटी से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। ठीक है, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो उसके सॉल्यूशन आते हैं, सारे के सारे सॉल्यूशंस पे हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं और उन कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद कुछ सॉल्यूशन निगलेक्ट करने पड़ते हैं और कुछ ही सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होते हैं। तो वो जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस हैं उनके लिए जो एनर्जीज की वैल्यू आ रही है दोज आर द अलाउड एनर्जी लेवल्स। और जब ऑर्बिटल की बात करते हो, व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। अगर आप बोलो ऑर्बिटल इज अ स्पेस वेयर 95% ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमेन्स, या वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 95%, तो ठीक है वो डेफिनेशन में वो फिट बैठता है। बट अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ऑर्बिटल क्या है, तो ऑर्बिटल इज अ मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है, ऑर्बिटल वो एनर्जी की वैल्यू है जहाँ इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो अभी हमने देखा है इलेक्ट्रॉन कहाँ रह सकता है, E2 में और E4 में। तो इसका मतलब E2 एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, E4 भी एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रोडिंगर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है इन्हीं को हम ऑर्बिटल बोल रहे हैं। क्योंकि ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल एक एनर्जी लेवल है जहां इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो वो एनर्जी लेवल कौन सा अलाउड होगा वो हमें यहाँ से पता चलेगा जब हम इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो 2 एनर्जी लेवल्स हैं इन्हीं को ऑर्बिटल भी बोलते हैं। तो ऑर्बिटल इज ऑल्सो अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया। बाकी इसके बारे में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ई साई इज इक्वल एच साई, ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ई, और एच एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, उसके भी आपको कोई मतलब नहीं कि क्या है क्यों है। जस्ट आप एक बार स्क्रोडिंगर इक्वेशन याद रखो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस हम लगा रहे हैं कि कैसे हमने पता किया कि E1 और E4 वैलिड नहीं है, वो क्या है। तो देखिए साई को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम एक टर्म लिखते हैं साई स्क्वायर, क्योंकि साई तो एक वेव फंक्शन है, साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। साई स्क्वायर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब देखिए जितने स्टूडेंट्स बोल रहे हैं या आपको लग रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी है, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का क्या मतलब होता है, देखिए जब आप डेंसिटी डिफाइन करते हो, फॉर एग्जांपल मैं मास डेंसिटी को डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि मेरे पास एक रॉड है, इसकी लेंथ है 5 मीटर्स, ओके, और इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है दैट इज 2 kg पर मीटर। तो लीनियर मास डेंसिटी, देखो जब डेंसिटी आ जाता है तो मतलब है पर यूनिट के लिए डिफाइन किया जा रहा है। तो लीनियर मास डेंसिटी का मतलब है कि पर यूनिट के लिए मास डिफाइन किया जा रहा है।
तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 किलोग्राम पर मीटर, मतलब 1 मीटर का मास 2 केजी है, तो ये हो गया मास डेंसिटी। पर अगर टोटल लेंथ में देखता हूँ तो टोटल लेंथ यहाँ 5 है, तो 5 का टोटल मास कितना हो जाएगा, 5 इंटू लीनियर मास डेंसिटी 2, दैट इज 10 किलोग्राम। तो टोटल मास और मास डेंसिटी में डिफरेंस था ना, तो वही डिफरेंस होगा प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में, कि मास डेंसिटी क्या डिफाइन कर रहा है कि एक यूनिट का मास कितना है, एक यूनिट लेंथ का, और ये m की वैल्यू क्या डिफाइन कर रही है, टोटल लेंथ का मास। अब अगर टोटल लेंथ मैं बोलता हूँ कि मैंने डिवाइड कर दिया इसको 2 पीसीज में, और एक पीस की लेंथ 2.5 मीटर्स आ गई। अब इसके लिए मास अगर निकालना हो 2.5 मीटर्स के लिए, तो कितना आ जाएगा, टोटल लेंथ इंटू लेंथ ऑफ मास ऑफ 1 मीटर, दैट इज 5 kg। तो देखिए टोटल लेंथ जब वेरी कर रही है तो टोटल मास वेरी कर रहा है, बट मास डेंसिटी तो उतनी है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का देखिए मतलब क्या होता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिट स्पेस, के साई स्क्वायर क्या है, एक यूनिट स्पेस में अगर आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हो तो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके चांसेस को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो यूनिट स्पेस में, या मैं आपको बोलता हूँ कि स्मॉल वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम ली मैंने, तो यूनिट वॉल्यूम में उसको फाइंड आउट करने के चांस हैं साई स्क्वायर। अब साई स्क्वायर को अगर मैं डीवी से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे जब आपने मास डेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, टोटल मास। तो वैसे साई स्क्वायर को, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, मैं जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, साई स्क्वायर डीवी का मतलब है कि साई स्क्वायर है एक यूनिट स्पेस में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के या उसके मिलने के चांसेस, इनटू डीवी का मतलब है अब आप डीवी स्पेस में, मीन्स अगर ये आपका डीवी स्पेस है ये सारा का सारा, तो इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हो तो उसके मिलने के चांसेस कितने होंगे, दैट इज साई स्क्वायर इनटू डीवी। तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, तो डेंसिटी हुआ यूनिट स्पेस, यूनिट स्पेस को अगर आप dx से मल्टीप्लाई करो, या dx dy से मल्टीप्लाई करो, या dx dy dz से मल्टीप्लाई करो, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इसका मतलब है ये तो हो गया डेंसिटी, ये भी डेंसिटी हो गया, ये भी डेंसिटी हो गया। मतलब जब आप dx लेंथ में, इस लेंथ में ही ढूंढ रहे हो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके चांसेस इस वैल्यू से पता लगते हैं। तो साई स्क्वायर dx डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ओवर अ लेंथ ऑफ dx, कि इतनी लेंथ में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने पे वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दिस इज साई स्क्वायर dx। अब उसी इलेक्ट्रॉन को अगर आप dx और dy में ढूंढो, कि ये dx था ये dy है, मतलब अब आप इलेक्ट्रॉन को लेंथ में नहीं ढूंढ रहे हो, उसको प्लेन में ढूंढ रहे हो। तो प्लेन में ढूंढने का मतलब है कि यूनिट, अब इस साई स्क्वायर का मतलब हो गया कि यूनिट स्पेस में ढूंढने का वैल्यू होगी साई स्क्वायर, और इस एरिया कितना है ये, अगर ये dx और ये dy है तो एरिया हो जाएगा dx dy। तो मीन्स इतने एरिया में इलेक्ट्रॉन को ढूंढोगे तो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो वैल्यू मिलेगी साई स्क्वायर dx dy से। और वैसे अब dx dy टू dz कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक क्यूब बन जाएगा। इस क्यूब की जो स्पेस है दैट इज dx dy dz, इसको हम dv भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अब आप इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे नहीं ढूंढ रहे हो, लेंथ पे भी नहीं ढूंढ रहे हो, अब आप उस इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हो इस टोटल वॉल्यूम के अंदर। तो वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है दैट इज साई स्क्वायर इनटू दिस वॉल्यूम। तो साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और साई स्क्वायर को जब आप लेंथ से या एरिया से या वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हो तब आपके पास आता है प्रोबेबिलिटी। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड द प्रोबेबिलिटी। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, राइट। तो अब बात करते हैं कि व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस। अब देखो साई के ऊपर 3 रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई की जाती हैं। फर्स्ट इज इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड,
सेकंड, इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, एंड इट मस्ट बी फाइनाइट। ठीक है, तो ये 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो मतलब जो सॉल्यूशन आएगा या जो साई की जो वैल्यूज़ हैं वो इन तीनों रिस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो देखिए अब मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल सा एक्सप्रेशन देता हूँ, साई स्क्वेयर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। इसका मतलब क्या हो गया, अभी हमने पढ़ा है दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन को इस वॉल्यूम में ढूंढ रहे हो, मतलब डी एक्स लेंथ एक्स एक्सिस में, डी वाई लेंथ वाई एक्सिस में और डी जेड लेंथ जेड एक्सिस में, मीन इस वॉल्यूम में जब आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढोगे तो उसके मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो अभी तो हम इसको स्मॉल वॉल्यूम डी में ढूंढ रहे हैं। अब अगर इसी को मैं ट्रिपल इंटीग्रेट करता हूँ कि एक्स में भी इंटीग्रेट किया, वाई में भी, जेड में भी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब अब साई स्क्वायर को मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ, एक्स एक्सिस में ढूंढ रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वाई में भी जेड में भी। तो जब आप एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक का पूरा डायमेंशन कवर कर रहे हो तो क्या आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा? सोचो, एक्स एक्सिस में आपने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ढूंढ लिया, वाई में ढूंढ लिया, जेड में ढूंढ लिया, तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जो एक्स एक्सिस अगर आप देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का मतलब पूरा का पूरा स्पेस आपने ढूंढ लिया। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो कहीं भी हो वो इन्फिनिटीज के बीच में ही होगा ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ही होगा, चाहे एक्स में हो चाहे वाई में जेड में। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस 100% है। तो ये प्रोबेबिलिटी 1 ही आएगी क्योंकि 100% चांस है। तो ये क्लियर होगा आपको कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आनी चाहिए। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर साई की वैल्यू फाइनाइट नहीं होती, साई इज नॉट अ फाइनाइट वैल्यू, तो क्या आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ फाइनाइट है ही नहीं, जिसकी कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है, उसको आप इंटीग्रेट कैसे करोगे? तो साई मस्ट बी फाइनाइट, तभी ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन क्लियर है। सेकंड थिंग, जब आप ग्राफ को सॉल्व करते हो, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ग्राफ, ओके, दिस इज x इज इक्वल टू 2, तो मीन x इज इक्वल टू 2 पे छोटी सी डिसकंटिन्यूटी है कि ग्राफ, ये ग्राफ यहाँ पे खत्म हो गया और 2 पे ही स्टार्ट हुआ है पर नया ग्राफ स्टार्ट हुआ है। तो इसको आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कर्व है ये सपोज ये एफ ऑफ एक्स लिख दिया, इसको मैंने जी ऑफ एक्स लिख दिया, ओके। तो जब इसको इंटीग्रेट करना होगा तो मुझे माइनस इन्फिनिटी से 2 तक करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स को, क्योंकि अब ये कर्व तो यहाँ पे खत्म हो गया ना, चाहे दूसरा कर्व उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है पर ये कर्व डिफरेंट है, ये दोनों सेम कर्व नहीं हो सकते क्योंकि इनके बीच में डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस हो गए। तो इसको माइनस इन्फिनिटी से 2 पे करूँगा, उसके बाद 2 से इसको प्लस इन्फिनिटी पे अगर मैं सॉल्व करूँगा जी एक्स कर्व को, तभी जाके लिख सकता हूँ इसको इस तरह से। तो इसका मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आप एक ही बार में सॉल्व नहीं कर सकते अगर डिसकंटिन्यूटी है। तो मतलब हो गया कि साई मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज ये एक्सप्रेशन वैलिड नहीं होगा, राइट। थर्ड थिंग इज सिंगल वैल्यूड। देखिए अगर साई की 2 वैल्यूज आती हैं, साई 1 एंड साई 2, तो साई 1 स्क्वेयर और साई 2 स्क्वेयर की भी 2 वैल्यूज होंगी, मतलब एक वैल्यू आ जाएगी साई 1 स्क्वेयर इज साई 2 स्क्वेयर, इंटू डी करूँगा और इंटू डी यहाँ पे करूँगा मैं, तो क्या होगा, ये मेरे को एक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी P1, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी P2। तो साई जो था ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन कर रहे हैं हम। इसका मतलब आप उस इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हो तो एक ही टाइम उस इलेक्ट्रॉन को ढूंढते हुए उसको ढूंढने की जो प्रोबेबिलिटी है 2 वैल्यूज हो सकती हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए प्रोबेबिलिटी की 2 वैल्यूज कैसे हो सकती हैं? नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो होगा कहीं पे तो होगा, अगर वो नहीं होगा तो नहीं होगा।
एक फिक्स वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी की। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए साइमल्टेनियसली दो प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसीलिए साई की अगर एक से ज़्यादा वैल्यू है तो प्रोबेबिलिटीज़ एक से ज़्यादा आएंगी। तो इसका मतलब साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। क्लियर है? तो दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस जिनको हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन में अप्लाई करते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देन सॉल्व करने के बाद जो आंसर्स आते हैं उनके जो फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस को ऑर्बिटल बोलते हैं और उन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्क्रोडिंगर इक्वेशन, जो आपके काम की इंफॉर्मेशन है। ओके, वी कैन गो बियॉन्ड दिस बट दैट इज नॉट रिकमेंडेबल। तो इतना पढ़ना आपके लिए काफ़ी है कि साई क्या होता है। इट इज़ अ वेव फंक्शन, इट इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन, इट कंटेन्स ऑल द डायनामिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसका पाथ कैसा होगा, सब कुछ पूरी जो उसकी डायनामिक्स है दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इट्स वेव फंक्शन। ओके।